नमस्कार। चौथे चरण को लेकर न्यूज स्ट्रीट पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। वोटिंग परसेंटेज से आपको रूबरू करा दे। चौथे चरण की वोटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। यूपी में 5 बजे तक 57.45% मतदान दर्ज किया गया। लखनऊ में 5 बजे तक आंकड़ा 55% के करीब रहा। इसके अलावा पीलीभीत में 61.42% वोटिंग दर्ज की गई है। रायबरेली में 5 बजे तक तकरीबन 58% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। बांदा में 5 बजे तक 57.49% मतदान दर्ज किया गया है। हरदोई में 5 बजे तक 55.40% वोटिंग हुई। खीरी में 62.45% सबसे ज्यादा अगर कहा जाए इन 9 जिलों में। सीतापुर में 58.30%। उन्नाव में 5 बजे तक 56.65% वोटिंग दर्ज की गई। इसके अलावा फतेहपुर में 5 बजे तक 57.02 वोटिंग फीसदी, दरअसल 57% से ज्यादा मतदान यहां पर दर्ज किया गया। करहल की अगर बात करें तो यहां पर एक बूथ पर 73.67% मतदान हुआ है, जो कि अब तक का मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मतदान है। आयुष, बिल्कुल, एक बूथ पर यहां पुनर्मतदान होना था और शिकायत की थी एसपी सिंह बघेल ने, उसको लेकर यहां पर पुनर्मतदान हुआ। वोटिंग परसेंटेज इस वजह से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए खीरी यानी कि लखीमपुर खीरी जो पूरा इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा मतदान 5 बजे तक दर्ज किया गया है। वोटिंग ज्यादातर जगहों पर खत्म हो चुकी है, लेकिन जहां पर गेट के अंदर 6 बजे से पहले लोग एंट्री कर चुके थे, उनको मतदान करने की इजाजत होगी। हालांकि अब गेट्स के अंदर कोई नया शख्स वोट डालने के लिए नहीं पहुंच पाएगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है या तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। सूबे की राजधानी लखनऊ से लेकर रायबरेली, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत समेत 9 जिलों की 59 सीटों पर 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। यूपी के अवध इलाके की चुनावी हवा का रुख सत्ता की दिशा और दिशा तय करेगा। 2017 में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष का सफाया कर दिया था। इस चरण में बीजेपी को अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती तो है, तो सपा के सामने, बसपा के सामने, कांग्रेस के सामने सेंधमारी के लिए ये एक बेताबी देखी जा सकती है। ये बड़े दिग्गज जिन्होंने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ से सांसद, केंद्रीय मंत्री और साथ साथ लखनऊ के वोटर जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे, उनके साथ मौजूद थे उनके बेटे नोएडा विधायक पंकज सिंह, और इसी तरह से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जब मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे थे, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ से निखिल शर्मा, साथ साथ पीलीभीत से संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ कनेक्ट हैं, और उन्नाव से अमित सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। राजधानी लखनऊ का रुख सबसे पहले करते हैं। निखिल, वोटिंग परसेंटेज फिलहाल एक बार फिर से जो पुरानी परंपरा लखनऊ की रही है, शहरी वोटर बाहर नहीं निकलता है, अमूमन देखा गया है, वो परंपरा इस बार भी चुनाव में दिख रही है लगभग। देखिए, निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ही जिला प्रशासन ने जो मेहनत की थी मतदाताओं को बाहर निकालने की, शायद वो कामयाब नहीं हो पाई। यही वजह है कि 57% जो टोटल पोलिंग दिख रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी चूंकि 1 घंटे के मतदान का पोलिंग परसेंटेज बाकी है, तो वो जब आएगा तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता फर्स्ट डिवीजन जैसी स्थिति कम से कम मतदाताओं की हो जाए। हम तस्वीरें आपको एक पोलिंग बूथ की दिखा रहे हैं। पूरब और मध्य दोनों विधानसभा सीट के लिए यहाँ मतदान होना था। सुबह 6 बजे से तमाम मतदाता यहाँ जो है पंक्तिबद्ध होकर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मतदान किया, लेकिन इस वक्त की बात हम करें तो 6 बजे से अधिक का समय हो चुका है। मतदान रोक दिया है। गेट देखिए आपको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जो मतदाता 6 बजे से पहले पोलिंग बूथ के अंदर चले गए थे, उनको मतदान करने दिया जा रहा है। ऐसे कई मतदाता हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद हैं, उनका मतदान कराया जा रहा है। लेकिन 6 बजे के बाद जो यहाँ मतदान के लिए आ रहा है, उसे वापस लौटा दिया गया है, चूँकि 5 बजे का समय पहले सुनिश्चित किया गया था। और अब इस बार की अगर हम बात करें तो 1 घंटे का समय बढ़ाया गया। तो 6 बजे तक पोलिंग होनी थी और लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, जिला प्रशासन के लोग थे, वो लोगों को जागरूक कर रहे थे। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और मतदान करें। लेकिन जो पोलिंग परसेंटेज के आंकड़े आ रहे हैं थोड़े निराशाजनक हैं। लेकिन अभी 1 घंटे का जो आंकड़ा आएगा वो इस बात का संकेत देगा कि आखिर वास्तविकता में लखनऊ के लोग फर्स्ट डिवीजन पास कर पाए कि नहीं कर पाए, मतदाता घरों से बाहर निकले कि नहीं निकल पाए। जहां तक पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में भी जो पोलिंग परसेंटेज है वो एवरेज है। और आमतौर पर लखनऊ जिस बेल्ट का चुनाव हो रहा है, इस बेल्ट में एवरेज परसेंटेज पहले भी देखा जाता रहा है। तो जो चुनाव आयोग की अपील थी, जो जिला प्रशासनों की अपील थी, जो तमाम जनपदों में लगातार जिलाधिकारी कर रहे थे, वो उतनी कामयाब होती नहीं दिखाई दी। लेकिन ये जरूर
कहा कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण रहा, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबरें नहीं आई, किसी भी जनपद से नहीं, और लखनऊ में तो खास करके तो चाहे पुलिस व्यवस्था की बात करें, चाहे चुनाव आयोग की बात करें, बहुत पुख्ता व्यवस्था की गई थी। शायद यही वजह है कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के इन 9 सीटों पर चुनाव, 9 जनपदों में आज चुनाव संपन्न हुआ। जी निखिल, बड़ी हैरानी इस बात को लेकर भी होती है जब जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जाती है, बल्कि कल खबर न्यूज स्टेट ने उसको दिखाया भी था कि पेट्रोल डलवाने पर आपको, अगर आप मतदान का चिन्ह दिखाते तो आपको 2% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक जब वोट करते तो उनके बच्चों को एग्जाम से नंबर तक दिए जाते हैं। इस तरह के लोक लुभावन वादे भी किए जा रहे थे, दावे भी किए जा रहे थे, लेकिन उसका खासा असर दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे आम लोग हो, सब इस बात का प्रयास करते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े। तो पेट्रोल पर 2% की छूट की बात थी। इसके साथ ही सभी पोलिंग स्टेशन पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, लोग जा सकते थे वहाँ पर मतदान करने के बाद अपनी तस्वीरें खिंचा सकते थे। इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों को उत्साहित किया गया था कि वो मतदान करें, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतलब एक सीरीज चलाई गई थी, चाहे वो जिला प्रशासन की बात हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, लेकिन उतना मतदाता निकला नहीं। और ये थोड़ा हैरत में डालता है कि आखिर मतदाता क्या सोचते हैं। 57% जो मतदान प्रतिशत अभी तक कम से कम 5 बजे तक का दिखाई पड़ रहा है, उससे तो एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं मतदाता ने जो पोलिंग बूथ है उसका उतना रुख नहीं किया। शायद यही वजह है कि प्रतिशत काफ़ी कम है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 1 घंटे का समय जो मतदान आखिरी में 5 से 6 का हुआ है, उसका पोलिंग परसेंटेज अभी आना बाकी है। वो पोलिंग परसेंटेज जब आ जाएगा तब ये तय हो पाएगा कि आखिर किस तरह से मतदाताओं ने पोलिंग में रुझान दिखाया है। चूंकि जैसा मैंने बताया कि 1 घंटे इस बार बढ़ाया गया है, तो प्रतिशत टोटल आने के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी। लेकिन ये जरूर दिखा कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन थे जहां लास्ट के 1 से 2 घंटे में लोगों की संख्या एकाएक बढ़ गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम आखिरी समय में मतदान करना चाहते थे, तो वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे। लेकिन सबका समय निर्धारित था। 6 बजे तक जो पोलिंग बूथ के अंदर चला गया उसको मतदान करने का अधिकार है। 6 बजे के बाद जो भी पोलिंग बूथ पर पहुंचा उसे वापस लौटा दिया गया। जैसे मैंने बताया कि मेरे ठीक पीछे एक पोलिंग बूथ है, यहाँ पर बहुत सारे मतदाता हैं जो अंदर हैं, अभी जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर मतदान कर रहे हैं। लेकिन 6 बजे के बाद जो भी आ रहा है उसे कह के वापस कर दिया जा रहा है कि जो पोलिंग का समय था वो खत्म हो चुका है। जी पीलीभीत चलेंगे, हमारे साथ संवाददाता अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, हमने देखा कि तराई के जो दोनों जिले हैं, चाहे पीलीभीत और लखीमपुर की बात की जाए, अग्रेसिव वोटिंग यहाँ पर दिखी है। क्या कारण रहा और पिछली बार का आंकड़ा क्या था यहाँ? हाँ, देखिए, मैं सबसे पहली बात बता दूं, 5 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास आ गया है, 61.5 है। और पिछली बार की जहाँ तक बात करें तो 5 बजे तक पिछली बार मतदान हुआ था, लेकिन 67.5 रहा था। अगर पिछली बार के हिसाब से, चूंकि इस बार 1 घंटा बढ़ा दिया गया, अगर पिछली बार के 5 बजे से लेकर इस बार के 5 बजे तक बात की जाए तो कम से कम 6.5% कम मतदान हुआ है पिछली बार के मुकाबले। अब वो 1 घंटा बढ़ाने पर पिछली बार के आंकड़े को छू पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लास्ट के 2 घंटे मतदान बेहद धीमा कम हुआ है। जिसे डालना था 4-5 बजे तक उसने वोटिंग कर लिया। इक्का दुक्का भूला बिसरा वो ही पोलिंग बूथ पे आया है। मैं GGIC पर हूँ, यहाँ बस लग चुकी है, सारा पोलिंग बंद हो चुका है। सामने मेन गेट है इस स्कूल का, वो बंद कर दिया गया है। 6 बूथ हैं, 6 के बूथ की अब कंपाइलिंग की जा रही है, सारा सामान पैक किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, और अब से 10 से 15 मिनट में ये टीमें यहाँ से निकल जाएंगी और स्ट्रांग रूम में ये EVM जमा हो जाएगी। ठीक है। मतदान प्रतिशत कम रहने की वजह ये भी मान सकते हैं, चारों चरणों की एक बात है कि चारों चरणों में मतदान प्रतिशत कम हुआ है। या तो शायद बहुत जल्दी चुनाव हो गए, प्रचार का समय नहीं मिल पाया, या वोटर के पास इतना टाइम नहीं हुआ कि वो नेताओं पर भरोसा कर सके। ठीक है, उन्नाव का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अमित सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित सिंह, आखिरी घंटे का क्या है अपडेट आपके पास? देखिए, 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 57% के आसपास उन्नाव में भी मतदान हुआ है। पिछली बार 60% से कुछ ज़्यादा हुआ था, लेकिन इक्का दुक्का बूथ ऐसे हैं अभी भी जहां पर लोग लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो लोग अंदर हैं वो अपनी बारी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा से सुबह जिस तरह से एक मोमेंटम बना था, उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि बहुत अच्छा खासा ये मतदान का जो प्रतिशत है वो जा सकता है। लेकिन दोपहर में ये जो मोमेंटम है वो स्लो हुआ और उसके बाद लोग धीरे धीरे निकलना बंद कर गए। हालांकि बूथ पे लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लेकिन 5 बजे तक का जो आंकड़ा है
वो थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर ये उम्मीद रह गई है कि क्या फर्स्ट डिवीजन, जैसा निखिल ने बताया कि फर्स्ट डिवीजन भी आएगा उन्नाव या नहीं आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पिछली बार 60% से ज़्यादा था। भगवंत नगर हो, पुरवा हो, ये ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर अच्छा खासा मतदान हुआ है, लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पर शायद ज्यादा मतदान ना होने से इस पर असर पड़ा है। और ओवरऑल रायबरेली ले चलते हैं, हमारे संवाददाता नवेद कुरैशी वहां पर मौजूद है, उनको सुन लेते हैं। चलिए, रायबरेली अपने आप में अहम इस वजह से भी है शफान, क्योंकि 2 सीटें कांग्रेस ने यहां पर पिछली बार जीती थी। दोनों ही विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह इस बार बीजेपी से प्रत्याशी हैं। साथ साथ ऊंचा हार पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वहां से मनोज पांडे विधायक है सिटिंग, और इस बार फिर से उनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ लगातार अमित बने हुए हैं। अमित, एक तरफ देखा जाए कानपुर है उन्नाव के, दूसरी तरफ लखनऊ, और लखनऊ कानपुर दोनों जगह जो कम मतदान फीसद अलग अलग चरणों में हम देख रहे हैं, उसका असर तो नहीं दिखा बीच में उन्नाव फंस गया वोटिंग परसेंटेज को लेकर? देखिए, हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि शहरी इलाकों में देखिए मतदान हमेशा से कम रहता है, और इस बार ग्रामीण इलाकों अमित, आपके पास लौट रहे हैं, इस बीच लखनऊ ले चलते हैं, हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा वहां पर मौजूद है। 22 तक 5 साल गुजरे हैं, योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने कमान दिया और योगी आदित्यनाथ ने अपने तौर तरीके से इस प्रदेश में कार्य किया। हम जब लोगों के बीच गए, लोगों से हमने बात की, या फिर आज जब वोटिंग करने के बाद लोग बाहर निकल रहे थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें दिखाई दिए, हमें हमसे बात करते हुए कहते हुए हमने उनको सुना कि हम दरअसल ये नहीं चाहते हैं कि सरकार बदले, हम ये चाहते हैं कि विकास हो, हम ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार प्रदेश में रहे जो गुंडागर्दी पर, माफियाओं पर, जमीन कब्जा करने वालों पर लगाम लगा सके। तो वो सीधे तौर पर तो नहीं बता रहे थे, और सीधे तौर पर हम उनसे ये भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि वोट उन्होंने किसको दिया, लेकिन एक अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिले जो अखिलेश को लेकर उम्मीद बना रहे थे। उनका कहना यह था कि 2017 तक, 12 से 17 तक जिस तरह की योजनाएं आई, जिस तरह के विकास के काम अखिलेश यादव ने शुरू किए, उसके बाद अखिलेश को एक मौका और मिलना चाहिए। तो ये यहाँ के समीकरण है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, और यकीनन ये समझा जा सकता है कि अलग अलग मुद्दे थे जिनको लेकर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची थी। अमित बता रहे थे कि आखिर वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रहा उन्नाव में, और साथ साथ अमित आखिर मुद्दे क्या थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है, टर्नआउट है, उसमें अगर बदलाव नहीं होता तो सत्ताधारी पार्टी संतुष्ट रहती कि चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा नाराजगी नहीं है, मान लिया जाता है। बिल्कुल, जो ट्रेडिशन है वो ऐसा ही रहा है। लेकिन देखिए, जैसा आपने कहा कि उन्नाव चूंकि कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े महानगरों के बीच में बसा हुआ है, लखनऊ राजधानी से तो ये तो पड़ोसी जिला है, ऐसे में यहाँ विकास को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे कि यहाँ पर उस तरह से विकास नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लेदर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर अच्छी खासी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो विकास में ये जिला काफ़ी पिछड़ा रह गया है। विपक्ष लगातार ऐसे आरोप लगाता रहता है। वहीं उन्नाव का देखिए नाम लगातार बीच बीच में सुर्खियों में रहता है, और इस सुर्खियों में रहने का कारण है महिला सुरक्षा को लेकर, चाहे यहाँ पर माँ की दुष्कर्म कांड हो, या हाल ही में जो समाजवादी पार्टी के एक दिवंगत नेता है उनके बेटे का जो पहले एक युवती का अपहरण फिर उसके बाद हत्या का मामला हो, तमाम ऐसे महिला सुरक्षा को लेकर ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर उन्नाव सुर्खियों में रहा है। विकास को लेकर यहाँ पर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने यहाँ पर देखिए गंगा एक्सप्रेसवे अब यहाँ से गुजरेगा, यहाँ के विकास को लेकर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पर जो बीघापुर है वहाँ 200 बेड का एक हॉस्पिटल बना है। तो सरकार के अपने दावे हैं, जो विपक्ष के वो अपने सवाल हैं, लेकिन लोग यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको लेकर हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं, और उसी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं वोट भी देते रहे। क्योंकि देखिए, शुरू से जब वोटिंग की शुरुआत हुई पहले चरण से, तो जाट लैंड, गन्ना, जिन्ना, ये सब तमाम मुद्दे ऐसे आए, यादव लैंड, बुंदेलखंड, लेकिन यहाँ चौथे चरण तक आते आते उन्नाव जो सेंट्रल यूपी में है, यहाँ पर मुद्दे बदल जाते हैं। जो विकास है उस पर वोट देने की बात होती है। हालांकि लोग बातें तो खूब करते हैं, लेकिन जिस तरह से उम्मीद जताई जाती है कि वो बाहर निकलेंगे, वोट देंगे, अपनी
अपनी सरकार चुनेंगे, वैसा अंतिम समय में आते आते तक वो चीज़ निराश करती है और अपेक्षित मतदान शायद नहीं हुआ जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह की तैयारियां की गई थी। लेकिन शायद जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या उन्नाव फर्स्ट डिवीजन में पास भी होता है या नहीं। बिल्कुल अभिषेक, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि पीलीभीत धान बेल्ट के तौर पर पहचान रखता है, तराई में इस वजह से बाढ़ वाली दिक्कत वहां पर लगातार रहती है, खनन भी एक मुद्दा कभी कभार वहां पर उठता रहता है। स्थानीय मुद्दे कितने हावी थे और कुछ रिपोर्ट्स जो आप लोगों ने, संवाददाताओं ने हमें भेजी, हमने देखा और दिखाया दर्शकों को कि अग्रेसिव वोटिंग भी एक खास जाति में, खास समुदाय में देखा गया है। ये कितना देखा आपने, किन किन इलाकों में देखा गया, मुद्दे क्या थे जमीनी तौर पर? हाँ देखिए, मैं बता दूं, तराई बेल्ट है और पूरी तरीके से यहाँ जो बड़े किसान हैं वो सिख डोमिनेटेड हैं। पूरा पंजाब के आतंकवाद के बाद सन 1984 के बाद माइग्रेंट होकर यहाँ पर आ गई थी, ज़मीनें ले ली थी। पूरा किसान आंदोलन में यहाँ से सक्रिय फंडिंग भी हुई और यहाँ से किसानों ने पार्टिसिपेशन भी किया। छुट्टा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सिख किसान नाराज हैं, ये साफ है और उन्होंने गुस्से में वोट किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि मुस्लिमों ने जिस तरीके से उत्साह के साथ वोट किया है, उस तरीके से शहरी वोटर्स, अभिषेक आपके बाद लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें लखनऊ की दिखा रहे हैं। ईवीएम मशीनों को अब सील पैक किया जा रहा है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो पार्टियों के एजेंट्स हैं, उनकी मौजूदगी में उनको बताया जाएगा कि देखिए फला नंबर की ईवीएम है, इसका सीरीज ये है, इसका नंबर ये है और इसमें इतने वोट्स दर्ज हैं। कितने वोट किस पार्टी की हैं तो नहीं पता चलता, लेकिन टोटल वोटर्स में बताया जाता है। पोलिंग पार्टीज जो वहां पर हैं वो बताती हैं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को और वो सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद ईवीएम्स को सील पैक किया जाता है, वीवीपैट जो मशीनें हैं उनको पैक किया जाता है, फिर स्ट्रांग रूम की तरफ इसको रवाना किया जाता है कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच। लखनऊ से लगातार हमारे साथ निखिल बने हुए हैं। निखिल, अपडेट करिए, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब यहाँ से तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं कि अब स्ट्रांग रूम की तरफ ईवीएम्स को रवाना किया जाएगा पोलिंग पार्टीज के साथ। बिल्कुल 6 बजे का वक्त होने के बाद ही ये तय हो गया कि अब जो ईवीएम मशीन है उन्हें पैक किया जाएगा, सील किया जाएगा। जो पोलिंग एजेंट है उनके सामने जो है इसको सील करके टोटल वोट्स कैलकुलेट करके इसको सील किया जाएगा। इसके साथ ही सबके साइन दस्तखत कराए जाएंगे कि सबके सामने इसको सील किया गया है। कुछ बूथ ऐसे थे जहां पर कुछ जो वो थे वोटर्स थे वो रुक रह गए थे, तो उनकी वोटिंग का काम शुरू किया गया था जो 6 बजे से पहले मतदान केंद्र पर पहुँच गए थे। तो अब लखनऊ और ही नहीं, इस पूरे जो चौथा फेज है, सभी 9 जनपदों में आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि जो ईवीएम है उसको पैक किया जा रहा है, उसको सील किया जा रहा है। जो तमाम वरिष्ठ संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़े हुए हैं, उनको सुन लेते हैं। चलिए, जो बड़ा सवाल धीरेन्द्र सर उठ रहा है कि आखिर वोटिंग परसेंटेज अगर टर्नआउट एवरेज माना जा रहा है तो उसके मायने क्या निकलते हैं और जमीनी मुद्दे इस चरण के लिहाज से आपने क्या देखा सर आज? देखिए, अगर ये बहुत ज़्यादा हाई वोटिंग नहीं होती है तो अगर सेफोलॉजिस्ट की तरफ जाएंगे आप, एक ट्रेडिशनल जो तरीका है तो उसमें कहा जाता है कि जब कोई पार्टी रिटेन कर रही होती है या वो पार्टी सत्ता में आ रही होती है और ज़्यादातर लोग अगर उससे संतुष्ट होते हों तो फिर वो जो है उस वोटिंग जो है बहुत हाई तक नहीं जाता, और जब भी वोटिंग हाई जाता है उस वक्त सरकारें बदलने की बात होती है। लेकिन ये चुनाव मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह से चुनाव का एक अंतर अब आते हुए देख रहे हैं, पुरानी तमाम चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं। इस फेज में भी मुझे लगता है कि ऐसा भी है कि आप देखेंगे वोटर्स जो अपोजिशंस पार्टी में होते हैं उनके अंदर वापसी का एक उत्साह होता है, उस समीकरण के साथ खड़े होने की ज़रूरत उनको लगती है और वो काफ़ी एग्रेसिव होकर वोट पोल करते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि कोई मुद्दा नहीं था, इस तरह का कोई मुद्दा, चूंकि जिस तरह बेरोजगारी और विपक्ष इस बात महंगाई की कर रहा हो, तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो आप कभी भी किसी भी सरकार में किसी के भी खिलाफ कह सकते हैं। और केंद्र भी, जो अगर हम लोग राज्य सरकार की बात करें तो वो भी अपने जिन मुद्दों के साथ है, सुरक्षा व्यवस्था ज़रूर उसका एक ऐसा मुद्दा है जो बाकी तमाम चीज़ों को ओवरराइड करता है। चाहे आप कहीं चले जाइए, आप भले ही कोशिश ये की गई कि खीरी में अगर आपने देखा होगा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर देखेंगे जाकर या लोगों से बातचीत करेंगे तो वहाँ किसान आंदोलन बाकी तमाम लोग जो सिख कम्युनिटी के किसान हैं उनके अलावा बाकी तमाम के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा वहाँ नहीं दिखाई देता। लोग यहाँ तक कि जिन इलाकों में बहुत ज़बरदस्त
ज़बरदस्त इसके बाद प्रभाव देखने को मिला था, वहाँ भी आपको वोटिंग पैटर्न में उसमें कोई चेंज 2017 से अलग नहीं दिखाता। ये ज़रूर है कि इस पूरे इलाके में जब इस तरह से कोई मुद्दा नहीं होता तो जातीय समीकरण और स्थानीय जो समीकरण होते हैं कि किस उम्मीदवार का टिकट काट दिया गया, किसको लाया गया है, उसका क्या प्रभाव है, उन तमाम चीज़ों पर ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन 59 सीट को देखें जिसमें 51 सीट यानी एक लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री बीजेपी के पास थी, इस पूरे चुनाव में अभी भी आपको कोई बड़ी चीज़ ऐसी नहीं दिख रही है कि जो बहुत ज़्यादा अंतर दे रही हो। स्थानीय समीकरणों के सारे, चूंकि बीजेपी के ज़्यादातर जगह पर आप जाएंगे तो वहाँ वोट जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर नाराज़गी दिखती है, लेकिन वो लोग मोदी योगी के जो जोड़ी है या योगी जी का जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम है उसकी तारीफ करते देखेंगे। तो मैं कहूँगा कि एक बिना किसी बहुत बड़े मुद्दे का चुनाव है और यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको बीजेपी अपनी उस पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश करे और सपा और बसपा वो अपनी पुरानी स्थिति से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो निसंदेह थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर मुझे नहीं दिख रहा। वर्चस्व की एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है अपनी जीत को एक बार फिर से बरकरार रखने की। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़े हुए थे, हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं।